हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन रिलेटिव मोशन इन ए प्लेन पढ़ना शुरू कर रहे हैं बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो हमने अभी रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा था, उसमें हमको एक फार्मूला मिला था वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब इसी फार्मूले को एक्सटेंड करके मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बोलो, लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ, क्योंकि ये वी बी माइनस वी सी होगा और ये वी सी माइनस वी ए होगा, तो VC से VC कैंसिल हो गया, क्या बचा? VB माइनस VA। ठीक है ना, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A प्लस वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो एक फार्मूला अगर आपने याद कर लिया तो इससे अनेकों फार्मूले बनते चले जाएंगे। जैसे कि इसके ऊपर एक बनाते हैं न्यूमेरिकल, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके देखें। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, हाँ कि ना? ये देखो, ये है वी बी माइनस वी सी, ये है वी सी माइनस वी ए, ये है वी ए। तो वी ए से वी ए गया कट, वी सी से वी सी गया कट, तो बचा क्या? वी बी। वी बी मतलब वी बी जी। तो इस तरह से ये फार्मूले एक्सटेंड करना अपने को आना चाहिए। बेसिक फार्मूला ये है। ठीक है, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। तो एक क्वेश्चन बनाया कि तीन पार्टिकल हैं ए, बी और सी। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको ऐसा वी बी ए ऐसा भी लिखते हैं, या बेटर है वी बी ऑब्लिक ए ऐसा लिखते हैं। ठीक है ना, ये है मान लीजिए 10√2 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ ईस्ट, और वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी ये आपको दिया है मान लीजिए 10√2 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ वेस्ट। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ ए इन ग्राउंड फ्रेम दिया है 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। ऐसे ये तीन वेलोसिटी दी हैं, और आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ सी इन ग्राउंड फ्रेम क्या होगा। ये क्वेश्चन है। तो हमको फार्मूला VCG के लिए ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड VCG। क्या लिखेंगे VCG को? VCG इज इक्वल टू VCB प्लस VBA प्लस VAG। जो वेलोसिटीज़ दी हैं उनको इस तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ। अब मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अलोंग ईस्ट एंड नॉर्थ मान लिया, तो इस VAG को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 i मीटर पर सेकेंड। VBA को क्या लिख सकता हूँ? 10√2 अलोंग नॉर्थ ईस्ट, ये है VBA 10√2, तो ये हो जाएगा 10 i प्लस 10 j, रिजॉल्व कर लिया मीटर पर सेकेंड। और VCB किधर है? 10√2 मीटर पर सेकेंड अलोंग साउथ वेस्ट, VCB। तो ये 10√2 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं
माइनस 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप। सिंपल। अब अगर ये फार्मूला अपने पास में है तो इसमें खाली वैल्यू पुट करना है, वी सी बी माइनस 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, वी बी ए 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, और वी ए जी वो है 5 आई कैप। तो वी सी जी क्या हुआ? तो वी सी जी वही हो गया जो वी ए जी है। कोइंसिडेंटली ये 5 आई कैप मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, ऐसा आ गया। 5 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट ऐसा आ गया। तो इस फार्मूले का यूज़ करना मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं। एक स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है, ये आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से पूछा जाने लगा है एग्जामिनर्स के द्वारा, नीट में भी और जेई में भी, कि दो पार्टिकल हैं, उनकी इनिशियल पोजीशन दी हुई है और उनकी वेलोसिटीज़ दी हुई हैं, और आपसे पूछा है कि ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन फाइंड वेदर दे विल कोलाइड और नॉट, इफ़ यस आफ्टर व्हाट टाइम, इफ़ नो देन फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन। तो आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या रहेगा कि पोजीशन आपको दी रहेगी, पोजीशंस ऑफ पार्टिकल्स, ये आपको गिवन है, और वेलोसिटी v1 एंड v2 ये भी आपको गिवन है, उनके बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन ये आपको 0 बताया होगा, और पूछेंगे, क्या पूछेंगे, वेदर दे विल कोलाइड और नॉट, और यूं कह लो कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन। तो अगर ये 0 आ जाती है डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब वो कोलाइड करेंगे, है कि नहीं? तो इसमें क्या करना है आपको, इसकी बेसिक थ्योरी समझिए कि मान लीजिए कि हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ग्राउंड फ्रेम में एक ये पोजीशन वेक्टर है, ये पार्टिकल 1 है, इसका पोजीशन वेक्टर है r1g, ये दूसरा पार्टिकल है, दोनों मूविंग है, ये है r2g। अब इसकी कुछ वेलोसिटी दी होगी v1g, इसकी कुछ दी होगी v2g, तो आप क्या निकालना, v1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये आपको v1g माइनस v2g करके मिल जाएगा, ठीक है ना। ए रिलेटिव आपको 0 दिया होगा, या तो दोनों ही कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं या दोनों ही सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। अब 1 की वेलोसिटी 2 की फ्रेम में, मतलब यहाँ पर ऑब्जर्वर है 2 की फ्रेम में, ये तो हो गया रेस्ट में। तो अगर ये वेलोसिटी 1 की वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी 2 की तरफ हो, ऐसी ये हो v1 2, इसकी डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ हो, तो कोलिजन होगा। इफ सफिशिएंट टाइम इज गिवन फॉर सच ए मोशन टू कंटिन्यू, वी विल हैव टू चेक इट, देन दे विल कोलाइड। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, 1 से 2 की तरफ। ये है एक वेक्टर r2 माइनस r1, देखो इसको मैं a भी कह दूँ, इसको मैं b कह दूँ। तो अगर v1 2 जो है ना, उसकी डायरेक्शन कैसी हो, ए बी यूनिट वेक्टर जैसी, देन दे में कोलाइड। अब ए बी वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर है r2 माइनस r1 वेक्टर, और इसका बनाना है अपने को यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए अपन इसमें डिवाइड करेंगे किससे, इसकी मैग्नीट्यूड से।
और V12 ये क्या है, ये है V1G माइनस V2G। V12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड मारो तो ये आएगा यूनिट वेक्टर V1G माइनस V2G, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इससे डिवाइड किया। और ये डायरेक्शन कैसी होना चाहिए, R2G माइनस R1G डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, R2G माइनस R1G वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये क्वेश्चन नीट में पूछा था मेरे भाई, नीट में, इसलिए ये ना समझना कि ये पता नहीं क्या मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। ये क्वेश्चन नीट में पूछा था, सावधान हो जाओ कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब दे मे कोलाइड। मे वर्ड क्यों यूज़ किया अपन ने, बिकॉज सच मोशन शुड कंटिन्यू फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम सो दैट वन कैन रीच टू द पोजीशन ऑफ टू एंड दे मे कोलाइड। तो बेसिक बात यह है कि इसकी वेलोसिटी दी होगी, इसकी वेलोसिटी दी होगी, तो v12 निकालना और देखना कि 1 की वेलोसिटी अगर 2 की तरफ डायरेक्टेड है और एक्सेलरेशन 0 है तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो वो 1 2 की तरफ जाता रहेगा अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। और इफ सफिशिएंट टाइम इज गिवन देन 1 में कोलाइड 2। तो ये बेसिक उसकी थीम है। अब अगर मान लीजिए कि वो कोलाइड नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तो मैं बोर्ड रब करूंगा और फिर बताऊंगा। नाउ इफ दे आर नॉट कोलाइडिंग देन टू फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन यू विल हैव टू अप्लाई ए लिटिल ऑफ ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। से फॉर एग्जांपल पोजीशन ऑफ दीज टू पार्टिकल्स आर गिवन, देयर वेलोसिटीज v1 and v2 are also given. Then find number 1, find v12। ठीक है, अब इसको अपन ऐसा x एक्सिस, इसको y एक्सिस ऐसा कुछ मान के i कैप j कैप लगा के v12 निकाल लेंगे। सपोज v12 इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स 2, 1 इज मूविंग समथिंग लाइक दिस, इतने इतने i कैप, इतने इतने j कैप ऐसा करके अपन ने v12 निकाला। तो v12 इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स 2, तो इसको तो कर देना रेस्ट में, क्योंकि रिलेटिव टू 2 अपन काम कर रहे हैं और ये देख रहा है कि 1 इस प्रकार से जा रहा है। तो ये इसके नियरेस्ट कब होगा, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये डिस्टेंस इसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगी। एट व्हाट टाइम, व्हेन दिस 1 विल रीच एट दिस पोजीशन C, इसको मैं कह दूँ A, इसको मैं कह दूँ B। तो जब ये पहुँचेगा C पर टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा AC डिस्टेंस निकालना डिवाइडेड बाय v12 इसका मैग्नीट्यूड। तो v12 स्पीड से, v रिलेटिव स्पीड से A से C की तरफ ही जा रहा है पार्टिकल 1, तो AC चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकाल लेंगे। इतनी देर बाद 1 and 2 विल बी क्लोजेस्ट एंड दिस विल बी द डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आपको दी होगी और ये एंगल आप थीटा निकाल सकते हो यहाँ से। कैसे, tan थीटा इज इक्वल टू, इसका ये वी वाई आएगा, इसका ये वी एक्स आएगा, तो ये मॉड वी वाई अपॉन वी एक्स करके निकाल लेना। और थीटा अगर आ जाता है तो फिर ये डिस्टेंस d है और ये ट्रायंगल है और इसमें ये राइट एंगल साइड है दोनों, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू डी मिनिमम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो डी मिनिमम कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा। इस तरह से डी मिनिमम निकल जाएगा। और AC कितना होगा, AC होगा डी अपने को पता है, थीटा अपने को पता है, डी कॉस थीटा। तो टाइम कितना आएगा, टाइम आएगा डी कॉस थीटा AC अपॉन जो भी v12 का मैग्नीट्यूड आ रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे टाइम आ जाएगा। ये तरीका होगा हमारे इस तरह के क्वेश्चन को करने का। तो 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उससे ये चीज़ें और क्लियर होंगी। थ्योरी मैंने आपको बता दी। तो एक क्वेश्चन ऐसा बनाया,
कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं ये। यहाँ एक पार्टिकल है ए, इसकी डिस्टेंस है 30 मीटर ओरिजिन से, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टू डायरेक्शंस। और एक यहाँ पार्टिकल है बी और इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस है 40 मीटर। अच्छा, ये कांस्टेंट वेलोसिटीज से टुवर्ड्स ओ चल रहे हैं। वी दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड और वी बी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट वेलोसिटीज से along two mutually perpendicular straight lines, two particles are moving towards their common intersection point O. Initially they are located at distance 30 meter and 40 meter from O. Find whether they will collide or not. तो इसको तो ग्राउंड फ्रेम में अपन बहुत जल्दी समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया जिसको कि आप फील कर सको कि हाँ साहब ये 10 सेकंड के बाद टकराएंगे, ये 10 सेकंड में यहाँ आ जाएगा और ये भी 10 सेकंड में यहाँ आ जाएगा एंड दे विल कोलाइड। सिंपल। अब इसको मैं रिलेटिव से करूँगा कि मैं रिलेटिव से भी अगर ये पाता हूँ कि ये कोलाइड करेंगे तो मेरे को कम से कम फील आएगा कि हाँ भाई ठीक है। तो मैंने क्या करा, वेलोसिटी ऑफ ए लिखा, वेलोसिटी ऑफ बी लिखा। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, -3 आई कैप इन ग्राउंड फ्रेम। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, -4, ये कितना है -3 जे कैप, और ये -4 आई कैप। ठीक है। अब मैंने निकाला वी ए बी, मतलब बी के रिलेटिव काम कर रहा हूँ मैं, बी को तो मैंने कर दिया रेस्ट में। तो वी ए बी कैसा दिख रहा है, तो इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, 4 आई कैप -3 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ये कैसी है वेलोसिटी, तो साहब इसका x कंपोनेंट है +4 और y कंपोनेंट है -3 जे कैप में। तो ये इन दोनों को आप कंपोनेंट को देखें और फिर आप लिखें रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये इस डायरेक्शन में आएगी, वी ए बी आएगी। वी ए बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए से बी की तरफ। बताओ कैसे, क्योंकि ये एंगल जो है ना, यहाँ से देखें 30/40 के हिसाब से तो ये 37 डिग्री आ रहा है कि नहीं, और ये एंगल भी 37 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन आ रही है वी ए बी की, ये ए से बिल्कुल बी की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है। इसका मतलब इफ सफिशिएंट टाइम इज गिवन देन दे विल कोलाइड, इफ सफिशिएंट टाइम इज गिवन दे विल कोलाइड। तो वी ए बी कितना है, तो जिसका कंपोनेंट एक है 4 एक है 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इसकी वी ए बी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी लेंथ कितनी है, तो ये 30 ये 40, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 50। अब ये इस पाथ पर चलता हुआ आ रहा है, कितना चलना है इसको, 50 मीटर। किस स्पीड से चल रहा है ये, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो बताओ टाइम कितना लगेगा कोलिजन में, तो कोलिजन में 10 सेकेंड लगेंगे। तो B को रेस्ट में कर दिया। B देख रहा है कि A की वेलोसिटी रिलेटिव टू मी मेरे ही तरफ है और वो आ रहा है। शुरुआत में कितनी दूर दिख रहा है, 50 मीटर। क्या स्पीड से आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो कितनी देर में आकर टकराएगा, 10 सेकेंड में। सिंपल। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं जिसमें कि ये कोलिजन नहीं हो रहा हो और डिस्टेंस मिनिमम बिटवीन देम निकालना हो। तो देखिए ये वही दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पार्टिकल ए कहाँ लोकेटेड है, 30 मीटर डिस्टेंस पर फ्रॉम ओरिजिन, और ये कहाँ लोकेटेड है, ये बी है और ये 40 मीटर डिस्टेंस पर लोकेटेड है। तो ये डिस्टेंस जो है ये 40 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब इसकी वेलोसिटी इधर 3 मीटर पर सेकेंड और इसकी भी 3 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट वेलोसिटीज़ हैं।
क्या चेंज किया मैंने कि VAG और VBG दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने 3 मीटर पर सेकंड ले लिया और पूछा कि फाइंड वेदर दे विल कोलाइड और नॉट। तो अब की बार कोलिजन थोड़ी होगा, ये जल्दी पहुंचेगा और ये देर से पहुंचेगा, तो कोलिजन नहीं होगा। तो फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन। तो मैंने लिखा VAG -3 कैप, VBG -3 कैप, तो VAB कितना हुआ, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये आएगा 3 कैप -3 कैप, VA -VB। मतलब ये जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है, ये रिलेटिव वेलोसिटी एक कंपोनेंट तो इसका पॉजिटिव है 3 कैप वाला और एक कंपोनेंट नेगेटिव है 3 कैप वाला। तो बताओ ये VAB की डायरेक्शन कैसी होगी, तो इसके बीचों बीच में 45 डिग्री पर होगी। अब देखो ये जो डायरेक्शन है ये 30 है और ये 40 है, तो ये एंगल तो 37 डिग्री है, ये एंगल 37 डिग्री है। हमारी जो VAB आ रही है वो है 45 डिग्री के एंगल पर, तो ये 45 डिग्री का एंगल ऐसा हो गया, ये एंगल 45 हो गया। ये डायरेक्शन है VAB की। तो B के फ्रेम में काम कर रहे हैं, तो B तो रेस्ट में है, B रेस्ट में है और वो देख रहा है कि किस प्रकार A इस स्ट्रेट लाइन पर चलता हुआ जा रहा है। तो मिनिमम डिस्टेंस पर वो कब आएगा, जब वो यहाँ इस लोकेशन C पर आ जाए, A से चलकर C पर आ जाए। तो ये BC जो है ये मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन होगी, और उसके बाद तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, है ना। ये एंगल कितना है 45, ये एंगल कितना है 45। अच्छा ये 45 है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है, तो ये 30 है, तो ये भी 30 है। तो ये जो बचा BP, ये कितना है BP है 10 मीटर ओनली। टोटल था 40, उसमें से 30 सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये 10 मीटर बचा यहाँ से यहाँ तक। अब इस ट्रायंगल में विचार करो, इसमें हमारे 2 आंसर छुपे हुए हैं, टाइम भी और डिस्टेंस मिनिमम भी। तो इस ट्रायंगल PCB में बताओ, ये 45 है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है ये, तो इसके सामने परपेंडिकुलर। साइन 45 कैसे लिख सकते हैं अपन, साइन 45 का मतलब D मिनिमम अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 10, तो D मिनिमम कितना आया 5√2 मीटर। अच्छा टाइम कितना लगेगा, तो A से चलकर उसको C तक आना है, टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो A से चलकर C तक आना है स्पीड VAB से। तो बताओ AC कितना है, तो यहाँ ये 10 है, ये 5√2 अपन ने अभी कैलकुलेट किया, और ये भी आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो ये भी 5√2 होगा, और ये 30 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा AP, ये हो जाएगा 30√2 हो जाएगा। तो AP प्लस PC, इसको क्या लिख रहे हैं अपन, AP प्लस PC डिवाइडेड बाय VAB। तो AP है 30√2 प्लस PC है 5√2 डिवाइडेड बाय, ये वेलोसिटी कितनी आएगी VAB, तो ये है 3 और ये भी है 3, तो 3√2 आएगी वेलोसिटी। VAB का मैग्नीट्यूड कितना होगा 3√2। तो टाइम कितना आया 35/3 सेकेंड। इस टाइम पर ये क्लोजेस्ट होंगे। ऐसे ये क्वेश्चन कर दिया। 2 आंसर कौन कौन से निकलते हैं, एक तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम एंड एट व्हाट टाइम दे आर क्लोजेस्ट, तो ये 35/3 आता है। तो आप ध्यान रखना कि इसको अगर आप ग्राउंड फ्रेम में इमेजिन कर रहे हो ना कि ये 30 है ये 40 है, तो 35/3 पे क्या होगा पता है, 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 35 चल लेगा, यहाँ आ जाएगा 5 मीटर ये
और ये चलेगा 35 मीटर, तो ये यहाँ 5 मीटर, ये बी जब यहाँ रहेगा, ए जब यहाँ रहेगा, तो ये इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस बैठेगी 5√2। समझ गए? ग्राउंड फ्रेम में ये पोजीशन आ जाएगी, ये डिस्टेंस इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस होगी 35/3 सेकंड के बाद। हालांकि उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 ships आर मूविंग with constant velocities VA is equal to 30 km/h due west and VB is equal to 40 km/h due north. Initially, A is located 100 kilometers north of B. Find minimum distance between them during subsequent motion. ऐसा क्वेश्चन बनाया, तो इसका एक फिगर बनाना पड़ेगा, फिर VAB निकालना पड़ेगा और फिर उसमें देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, कोलिजन होगा नहीं होगा। तो मैंने इसका फिगर बनाया कि ये ईस्टवर्ड तो x एक्सिस है, नॉर्थवर्ड y एक्सिस है, यहाँ A है, इसकी वेलोसिटी इधर 30 km/h है, यहाँ B है, इसकी वेलोसिटी 40 km/h है। देखो, A की वेलोसिटी 30 km/h ड्यू वेस्ट, B की वेलोसिटी 40 km/h ड्यू नॉर्थ। अब हमें निकालना है, और ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। तो बी के फ्रेम में अगर मैं काम करूं, किसी के भी फ्रेम में काम कर सकते हो आप, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बी की फ्रेम में ही काम करो, ए की फ्रेम में भी कर सकते हो। तो मैंने लिखा VAG क्या है -30 I कैप, VBG क्या है +40 J कैप km/h। तो VAB क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करा तो ये आएगा -30 I कैप -40 J कैप km/h। ध्यान रखना यूनिट km/h। अब इसको ज़रा शो करो तो ग्राफिकली, किधर है ये, किधर जा रहा है, ए बी की तरफ जा रहा है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट है नेगेटिव, y कंपोनेंट भी है नेगेटिव, तो ये तो कुछ 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऐसे जा रहा है। ये है VAB और इसका मैग्नीट्यूड कितना है VAB का, तो VAB का मैग्नीट्यूड है 50 km/h। अब ये एंगल कितना आएगा, ये आएगा 37 डिग्री। तो B देख रहा है कि जब ये इसके परपेंडिकुलर यहाँ होता है C पर, कौन, A, तब ये डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC में देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इसमें BC यानी D मिनिमम क्लोजेस्ट है वो इस टाइम पे। BC कितना होगा, तो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है 100, AB हाइपोटेन्यूज है, तो जाएगा 100 sin 37 किलोमीटर, मतलब
60 किलोमीटर, ये डी मिनिमम आ गया। और कितनी देर बाद वो मिनिमम डिस्टेंस पर होंगे ये निकालना हो तो टाइम निकालने के लिए AC अपॉन VAB ऐसा कर लो। AC कितना है? AC है 100 cos 37, 100 cos 37 डिवाइडेड बाई VAB कितना है 50। cos 37 क्या होता है 0.8, तो ये जाएगा 8/5 आवर। चाहो तो मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो ये 8/5 आवर का मतलब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी करेंगे। क्या करें बताओ? 1 + 3/5 आवर, ऐसा है ना ये। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिनट और आएगा। 1 आवर एंड 36 मिनट। इतनी देर बाद ये नियरेस्ट होंगे, क्लोजेस्ट होंगे, और इनके बीच की डी मिनिमम 60 किलोमीटर हमने निकाली। ऐसा ये आंसर आ गया। ठीक है, अभी तक इन सभी केसेस में एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने कांस्टेंट वेलोसिटीज से चलाया था पार्टिकल्स को, तो उनके बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 था, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी थी VAB वो कांस्टेंट आ रही थी, तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से जाता हुआ हमें दिख रहा था। अगले क्वेश्चन में हम दो प्रोजेक्टाइल मोशन के बीच में रिलेटिव मोशन कंसीडर करेंगे। दोनों का एक्सेलरेशन G डाउनवर्ड हवा में, तो फिर A रिलेटिव 0 हो जाएगा, तो V रिलेटिव कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए, अब प्रोजेक्टाइल का केस लेते हैं। तो प्रोजेक्टाइल के केस में समझना कि एक प्रोजेक्टाइल को अपन ने यहाँ से U1 = एट एंगल θ1 = और दूसरे को यहाँ से U2 एट एंगल θ2 पर साइमल्टेनियसली फायर किया, और उनके बीच की डिस्टेंस D हमें दी होगी, और उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन बनेगा कि फाइंड वेदर दे विल कोलाइड और नॉट, इफ़ यस आफ्टर व्हाट टाइम, इफ़ नो देन फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पहले अपन इनको कोलाइड करा देते हैं। तो कोलाइड कराने के लिए क्या होगा कि देखो भैया, A रिलेटिव क्या होगा, A माइनस AB, ये तो 0 आएगा क्योंकि दोनों ही हैं -GJ माइनस GJ। मैंने इधर x एक्सिस और ऐसी y एक्सिस मानी, ठीक है ना। तो A रिलेटिव है 0, तो V रिलेटिव हो जाएगा कांस्टेंट। तो स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता हुआ दिखेगा एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल को। एक तो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल बना के फेंका और एक ऑब्जर्वर को प्रोजेक्टाइल बना के फेंक दिया, तो ऑब्जर्वर बोलेगा मुझे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलता हुआ दिख रहा है कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से। समझ गए ना। अब इसके लिए कोलाइड कराना है अगर, तो कोलाइड कराने के लिए दो बातें हैं कि एक तो उतने लंबे टाइम तक ये सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम तक ये हवा में इसी प्रकार का मोशन कैरी ऑन करते रहना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग AB है ना, इसके परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट आएगा दोनों का, वो सेम होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी वो कोलाइड करेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट, इसका और इसका डिस्प्लेसमेंट का जो y कंपोनेंट है SY, इसका भी और इसका भी SY सेम होना चाहिए। तो ये कंपोनेंट सेम आना चाहिए। इसलिए अब मैं कोलाइड कराने वाला हूँ, तो मैंने ये y कंपोनेंट मनी मन इक्वल लाने की ठान ली। अब मैं कैसी वैल्यूज़ चूज़ करूँ? तो मान लो मैं अगर इसको मानता हूँ 37 डिग्री और इस वेलोसिटी को मानता हूँ मैं 20, तो ये इधर 20 cos 37 आ जाएगा। कितना आएगा 0.8, 16 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा ये 12। ठीक है ना, ऐसा आने वाला है। अब मुझे ये इसके इक्वल रखना है, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने करा इसको 15 और इसको 53। अब सोचो, इधर हो जाएगा 15 × 0.6
और इधर जाएगा 15 इंटू 0.8, हो गया ना 12। तो ये वेलोसिटीज़ हैं 20 मीटर पर सेकंड एंड 15 मीटर पर सेकंड, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, मान लो कि कुछ है 3 मीटर है, ठीक है। अब पूछा फाइंड वेदर दे विल कोलाइड और नॉट, तो मैं क्या करूँगा, u1g लिखूँगा, u2g लिखूँगा, और 2 के रिलेटिव मान लो मैं काम कर रहा हूँ, तो u12 मैं निकालूँगा और 2 को रेस्ट में कर दूँगा और बोलूँगा तू देख कि 1 कैसे जा रहा है। तो बताओ u1 कैसे लिखूँ, 16 i कैप प्लस 12 j कैप, और u2 कैसे लिखूँ, -9 i कैप प्लस 12 j कैप। तो बताओ u12 कितना आया, ये आया 25 i कैप, ठीक है। इस डिस्टेंस 3 मीटर को 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करना है। 1 देखो ये 2 तो हो गया रेस्ट में, 2 तो हो गया रेस्ट में, और 1 की रिलेटिव वेलोसिटी ऐसी आ रही है यूँ, कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि a रिलेटिव 0 है, ये कितना है 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो कितनी देर बाद ये A से B पर पहुंच जाएगा पार्टिकल, तो कोलिजन टाइम क्या होगा, कोलिजन टाइम होगा डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड, इतने सेकेंड। तो इसमें 4 से नीचे 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12/100 दिखेगा, मतलब 0.12 सेकेंड के बाद कोलिजन हो जाएगा। और ये भी चेक करना कि ये इतनी देर तक हवा में रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, तो इनके इंडिविजुअल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। इस प्रोजेक्टाइल का इंडिविजुअल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो अपन कैसे निकालते हैं, 2u sin थीटा 2u(y) अपॉन ay यानी g, तो इसका 2u(y) कितना है 12 टू 24, 2.4 सेकेंड, और इसका भी इतना ही है u(y), तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये 2.4 सेकेंड है, मतलब सफिशिएंट टाइम इज गिवन फॉर दीज टू प्रोजेक्टाइल टू मूव इन एयर एंड कोलाइड जस्ट आफ्टर 0.12 सेकेंड, तो देयर विल बी कोलिजन, ठीक है। तो ये कहीं ऐसे आएगा, ये कहीं ऐसे जाएगा, और कहीं यहाँ ये टकराएंगे, जो भी है, ठीक है ना, और कोलिजन हो जाएगा। पर अगर इस क्वेश्चन में इस डी को मैंने 300 मीटर कर दिया होता, कितना कर दिया होता, 300 मीटर, तो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो टाइम कितना आएगा 12 सेकेंड। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्टेंस को मैंने 100 टाइम्स कर दिया, तो टाइम कोलिजन टाइम कितना आएगा 12 सेकेंड। तो क्या ये 12 सेकेंड तक हवा में रहेंगे, नहीं, ये तो 2.4 सेकेंड में इनकी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। ये कहीं यहाँ गिरेगा, ये कहीं यहाँ गिरेगा, जहाँ भी गिरेगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर दिया आपने 300 मीटर, और ये 2.4 सेकेंड के बाद में ये रेस्ट में आ जाएंगे। तो वो वाला मोशन जो आप इमेजिन कर रहे हो कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हुए दिख रहे हैं एक दूसरे को, नो, अचानक से उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, दोनों रेस्ट में आ जाएंगे, तो फिर कोलिजन नहीं होगा। तो ये टाइम जरूर देख लेना कि जो टाइम पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोलिजन होने वाला है, उतनी देर तक ये हवा में है कि नहीं है। तो अगर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है, और ये कोलिजन टाइम मान लो t है, तो हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि t1 एंड t2 बोथ मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस कोलिजन टाइम t। इक्वल टू भी चलेगा, इक्वल टू मतलब कि इसने अपनी जीवन लीला समाप्त करी, इसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त करी, दोनों t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t आ रहा है, t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t आ रहा है, मतलब गिरते गिरते टकराते टकराते ज़मीन से वो एक दूसरे से टच कर गए, तो भी है कोलिजन हुआ ऐसा कहेंगे, कोलिजन हुआ, कोलिजन टेक्स प्लेस, ऐसा हम कहेंगे। तो या तो ये कंडीशन हो, तो उसी के अंतर्गत ये भी आ गई, ठीक है।
तो ऐसा ये चेक कर लेना कि कोलिजन टाइम जो आपको रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल है कि नहीं, दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट को कंसिडर करके। अब अगले केस में अपन लेते हैं कि उनके बीच में कोलिजन नहीं हो रहा, जैसे कि यही है, तो बताओ उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है। तो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ एक नया। तो क्वेश्चन लिया, यहाँ ये डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है, इसकी वेलोसिटी 53 डिग्री के एंगल पर u1 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड है, और इसकी वेलोसिटी 37 डिग्री के एंगल पर u2 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड है। तो फाइंड वेदर दे विल कोलाइड और नॉट, इफ नॉट फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, ऐसा वाला क्वेश्चन है। साइमल्टेनियसली फायर किया तो क्या करेंगे, u1 लिखेंगे, x एक्सिस y एक्सिस अपन चूज कर लेंगे। u1 बताओ, u1g कितना, u2g कितना, सब्ट्रैक्ट करा तो u12 कितना। तो देखो इसके कंपोनेंट, इधर 0.6 टाइम्स 18 हो जाएगा, इधर 0.8 टाइम्स 24 हो जाएगा, इधर 0.8 टाइम्स 16 हो जाएगा, इधर 0.6 टाइम्स 12 हो जाएगा। तो हमने लिखा u1g कितना 18 i कैप प्लस 24 j कैप, और u2 को लिखा माइनस 16 i कैप प्लस 12 j कैप। 18 24 माइनस 16 प्लस 12 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा 34 i कैप और प्लस 12 j कैप। अब बताओ क्या ये u1 टू 1 से 2 की तरफ है, प्योरली i कैप डायरेक्शन में है क्या? नो। तो फिर तो ये तो अलग डायरेक्शन में है, तो उसका एक फिगर बनाओ। तो मैंने कहा कि ये b है, ये a है, इनके बीच की डिस्टेंस ये 10 मीटर है, और ये जो a है यहाँ से 1 जा रहा है जिसका कि x कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, तो ऐसा जा रहा है ये है u12 वेक्टर, उसका ये कंपोनेंट कितना है 34 और ये कंपोनेंट कितना है 12। तो ये एंगल थीटा निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ, कितना आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 12/34, मतलब 2 से कैंसिल करें तो 6 2 12 एंड 17 ऐसा आ रहा है। तो ये एंगल थीटा भी हमको पता है। अब बताओ इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पर आएगी? यहाँ पर आएगी, जब भी इस पॉइंट सी पर होगा। 1 इज़ मूविंग ऑन दिस पाथ अलॉन्ग AC, तो ये D मिनिमम है, ये थीटा आपको पता है, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो मैं लिखूँगा BC इज इक्वल टू 10 साइन थीटा। साइन थीटा कितना होगा? तो tan थीटा आपको दिया हुआ है, देखो tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 17 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। जो भी है गंदा है पर धंधा है ये। अब साइन थीटा कितना होगा? तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 6 अपॉन रूट ओवर 17 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ऐसा इतने मीटर, ये आंसर आ जाएगा BC। और कितने टाइम बाद ये क्लोजेस्ट होंगे? तो AC डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसको U12 से, तो टाइम अगर मैं कैलकुलेट करूं तो AC डिस्टेंस चलना है U12 से, AC कितना है d cos थीटा डिवाइडेड बाय U12, तो सेकेंड्स में आंसर आएगा। D कितना है? ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, यहाँ राइट एंगल बन रहा है, तो cos थीटा कितना? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा tan इंटू कॉस थीटा 17 अपॉन
√17 प्लस 6 और u12 कितना है? u12 कितना है? यह है 17 प्लस 6 का साथ में 2 भी है। तो u12 की वैल्यू मैंने यहाँ डाली 17 की जाए, चलो ऐसा लिख देता हूँ मैं 34 प्लस 12। तो देखो भैया, इसमें से 2 कॉमन आएगा तो ये बचेगा अंदर, और जो 2 कॉमन निकाला बाहर तो 2 हो जाएगा, 2 से 10 कैंसिल होगा 5, और 17 इंटू 5 यानी 85, और नीचे क्या बचेगा 17 प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो इतने सेकंड ऐसा ये टाइम में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस एंड टाइम आफ्टर विच दे आर क्लोजेस्ट ये निकाल दिया। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसमें एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा और दूसरा स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रहा होगा, एक पैराबोलिक पाथ पर, एक स्ट्रेट लाइन पर। देखना कैसे क्वेश्चन बनाया। एक मैंगो ट्री है, ठीक है, और यहाँ पर एक मैंगो है, अलग से बना देता हूँ। मैंगो है तो है, मैंगो है ये। ठीक है, इसकी हाइट जो है ग्राउंड से 6 मीटर और यहाँ से 8 मीटर की डिस्टेंस से एक स्टोन डायरेक्टली टुवर्ड्स मैंगो हम थ्रो करते हैं विथ इनिशियल स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। तो एट द मोमेंट स्टोन इज थ्रोन डायरेक्टली टुवर्ड्स मैंगो with initial speed 5 meter per second, mango begins falling. Find if stone hits the mango or not. ऐसा क्वेश्चन बनाया। बताओ, दोनों का ए रिलेटिव तो 0 हो जाएगा, ये भी हवा में वो भी हवा में, दोनों पे ग्रेविटी लग रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड। ए रिलेटिव है 0 तो वी रिलेटिव है कांस्टेंट, वी रिलेटिव है कांस्टेंट जो कि है यू रिलेटिव, और यू रिलेटिव कैसा है? स्टोन से मैंगो की तरफ है, तो फिर तो कोलिजन होना चाहिए। क्या बोला मैंने? ए रिलेटिव है 0 तो वी रिलेटिव है कांस्टेंट जो कि है यू रिलेटिव के बराबर, और यू रिलेटिव जो है वो डायरेक्टली टुवर्ड्स मैंगो है। तो इफ़ सफिशिएंट टाइम इज गिवन स्टोन विल हिट द मैंगो। तो बताओ कितनी देर लगेगी हिट करने में? टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम ऑफ हिटिंग कितना आएगा? तो इसको ऐसे चलकर जाना है, ऐसे चलकर जाना है 10 मीटर, 8 और 6 तो पाइथागोरस से 10 मीटर हो जाएगा। 10 मीटर चलना है और स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको कितना टाइम लगना है? 2 सेकेंड। तो क्या 2 सेकेंड तक दिस टाइप ऑफ मोशन विल कंटिन्यू दैट इट इज़ मूविंग एज ए प्रोजेक्टाइल इन एयर एंड दैट इज़ फॉलिंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन? क्या 2 सेकेंड तक ऐसा होगा? तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? तो इसका x कंपोनेंट है 4, y कंपोनेंट है 3, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? 2u(y) अपॉन ay यानी g। तो ये कितना हो जाएगा? ओनली 0.6 सेकेंड।
0.6 सेकंड में इसकी लीला समाप्त हो जाएगी। 2 सेकंड तक कहाँ समय है। हाँ, अगर इसकी जीवन लीला यहाँ समाप्त ना हुई होती, 2 सेकंड तक ये मोशन कंटिन्यू रहता, मतलब कि यहाँ पर बताया कि ये एक यहाँ पर वेल है, वेल है मतलब कि यहाँ ज़मीन नहीं है, तो ये ऐसे आगे पैराबोला कंटिन्यू करेगा और ये स्ट्रेट लाइन पर ये नीचे वेल में जाएगा, तो ये यहाँ पर जो है क्या बन गया, ये जो भी है मैंगो से स्टोन हिट कर जाएगा। अगर ऐसा होता कि ये 2 सेकंड तक मोशन, सच मोशन कंटिन्यूस, तो ये कोलिजन होता, वरना अभी अगर ये ग्राउंड है तो कोलिजन नहीं होगा। ऑल्दो वेलोसिटी परमिट्स टू कोलाइड, बट that much time is not available for such motion to continue, therefore collision will not take place। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछे जाने लगे हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर अलग से एक लेक्चर बना लिया। अब अपन नेक्स्ट क्लास में रिवर बोर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, जो कि शाश्वत है, यूनिवर्सल है, सबको पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।